हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल उत्तराखंड जीके वेरी जी ट्रिक्स में। और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे दोस्तों उत्तराखंड जीके टेस्ट सीरीज पार्ट 80 के बारे में। और ये उत्तराखंड की टेस्ट सीरीज हमारी उत्तराखंड पोस्टमार्टम क्लासेस नाम से जानी जाती है। अगर आपने इससे पहले के 79 पार्ट्स नहीं देखे हैं तो आप उन पार्ट्स को दोस्तों जरूर देख ले। आपके आगामी एग्जाम सचिवालय सुरक्षाकर्मी, वीडियो साइज 854 पदों, कनिष्ठ सहायक 746 पदों, पटवारी, लेखपाल, बंदी रक्षक, पुलिस, सभी के लिए ये वीडियोज बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण रहने वाली हैं। आज की इस वीडियो में दोस्तों हम बचे हुए प्रश्नों के बारे में 20 महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में बात करेंगे। और ये 100 क्वेश्चंस का जो हमारा पैटर्न हम चला रहे थे पिछले 6 से 7 पार्टों में, वो भी हमारा कवर अप हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद में हम अगले पार्ट से फिर हम आगे अपने अलग टाइप के क्वेश्चंस को शुरू करेंगे। वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक जरूर करें, कमेंट जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ में भी वीडियो को जरूर शेयर करें। और दोस्तों अगर आप उत्तराखंड के आगामी एग्जाम से तो प्रैक्टिस सेट्स के बैचेस से जुड़ना चाहते हैं या फिर फ्री में प्रैक्टिस टेस्ट अटेम्प्ट करना चाहते हैं तो प्ले स्टोर से हमारी एप्लीकेशन उत्तराखंड जीके वेरी इजी ट्रिक्स डाउनलोड कर लें। वहां पर आपको उत्तराखंड और यूके SSC के लेटेस्ट पैटर्न पर आधारित प्रैक्टिस सेट्स मिल जाते हैं, फ्री भी मिल जाते हैं और आप पेड बैच से भी जुड़ सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं दोस्तों आज की इस वीडियो को। तो प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको होमवर्क का क्वेश्चन दिया था और आज का हमारा पहला प्रश्न भी है दोस्तों कि 2014 में जड़ी बूटी संग्रहालय की स्थापना किस जनपद में हुई थी? गोपेश्वर, हरिद्वार, चमोली या फिर अल्मोड़ा। अधिकतर लोगों ने इसका आंसर गलत दिया था, गोपेश्वर दिया था। लेकिन दोस्तों जड़ी बूटी संग्रहालय कहां पर स्थित है? जड़ी बूटी संग्रहालय हमारा हरिद्वार में स्थित है। और इस जड़ी बूटी संग्रहालय की स्थापना कब की गई थी? 2014 में जड़ी बूटी संग्रहालय की स्थापना की गई थी। अब आप लोग जो गोपेश्वर आंसर दे रहे थे दोस्तों, गोपेश्वर में क्या है? गोपेश्वर में है जड़ी बूटी शोध संस्थान। अगर आपसे पूछा जाता है कि उत्तराखंड में जड़ी बूटी शोध संस्थान कहां स्थित है तो उसका आंसर होगा गोपेश्वर। या फिर आपसे एग्जाम में पूछा जाता है कि उत्तराखंड में जड़ी बूटी विकास एवं अनुसंधान संस्थान, मेरे शब्दों पे गौर फरमाइएगा दोस्तों, ये कॉन्सेप्ट ऐसे हैं जो कि एग्जाम में कभी कभी आते हुए प्रश्नों को भी गलत करवा देते हैं। अगर आपसे पूछा जाता है क्या उत्तराखंड में जड़ी बूटी शोध संस्थान कहां स्थित है तो गोपेश्वर चमोली जनपद में स्थित है। दूसरा प्रश्न यहां से बनता है कि उत्तराखंड में जड़ी बूटी विकास एवं अनुसंधान संस्थान कहां स्थित है तो जड़ी बूटी विकास एवं अनुसंधान संस्थान भी हमारा गोपेश्वर चमोली जनपद में ही स्थित है। और जड़ी बूटी विकास एवं अनुसंधान संस्थान या जड़ी बूटी शोध संस्थान की स्थापना कब हुई थी? 1989 1989 में दोस्तों इसकी स्थापना हुई थी चमोली जनपद के गोपेश्वर नामक स्थान पर। और यहां पर जब प्रश्न पूछा गया वो पूछा गया है उत्तराखंड में जड़ी बूटी संग्रहालय, तो जड़ी बूटी संग्रहालय या फिर आपसे कह सकता है कि जड़ी बूटी अनुसंधान केंद्र एवं संग्रहालय, ये दोनों हमारे कहाँ है? हरिद्वार जनपद में स्थित है, जिसकी स्थापना 2014 में हुई थी। तो जड़ी बूटी संग्रहालय कहें या फिर जड़ी बूटी अनुसंधान केंद्र और संग्रहालय कहाँ पे? हरिद्वार में स्थित है। वहीं जड़ी बूटी शोध संस्थान गोपेश्वर में और जड़ी बूटी विकास एवं एवं अनुसंधान संस्थान भी हमारा गोपेश्वर चमोली में ही स्थित है। और जो ये हरिद्वार स्थित हमारा जड़ी बूटी संग्रहालय है, जिसे हम दोस्तों जड़ी बूटी अनुसंधान केंद्र और संग्रहालय नाम से भी जानते हैं, इसे पतंजलि योगपीठ के द्वारा खोला गया था और बाबा रामदेव के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया था। कब? 2014 में। तो जड़ी बूटी संग्रहालय कहें या जड़ी बूटी अनुसंधान केंद्र और संग्रहालय कहें, ये हमारा हरिद्वार में ही स्थित है, जिसकी स्थापना 2014 में हुई थी। तो आप गोपेश्वर और हरिद्वार दोनों के कंफ्यूजन आप लोगों के क्लियर हो गए होंगे। और ये प्रश्न बहुत बार एग्जाम में पहले पूछा भी गया है जड़ी बूटी शोध संस्थान के संदर्भ में। अगला प्रश्न है दोस्तों कि निर्वासित, पर्दे की रानी, घृणामयी आदि उपन्यास की रचना किसने की है? निर्वासित, पर्दे की रानी और घृणामयी, शिवानी गौरपन शिवानी जी, इलाचंद्र जोशी जी, मृणाल पांडे जी या फिर दर्शन या भक्त दर्शन जी ने। तो निर्वासित, पर्दे की रानी और घृणामयी नामक उपन्यासों की रचना दोस्तों इलाचंद्र जोशी जी ने करी है। अब इलाचंद्र जोशी जी के बारे में तो दोस्तों थोड़ा बहुत जान लेते हैं। इनका जन्म कब हुआ था? 1902 में अल्मोड़ा में इनका जन्म हुआ था। ठीक है, और ये एक प्रसिद्ध लेखक थे। लेखक के साथ साथ दोस्तों ये पत्रकार भी थे और एक ये साहित्यकार या इतिहासकार भी रह चुके हैं। इनके द्वारा या इन्हें दोस्तों एक मनोवैज्ञानिक उपन्यासकार के रूप में भी जाना जाता है। तो प्रश्न आपसे बन सकता है निम्न में से किसे मनोवैज्ञानिक उपन्यासकार के रूप में जाना जाता है? तो इलाचंद्र जोशी जी को जाना जाता है। अब इनकी कुछ रचनाएं हैं दोस्तों जो कि बहुत महत्वपूर्ण है, जिसमें क्या है? निर्वासित हो गया, पर्दे की रानी हो गया, इसी के साथ साथ में दोस्तों घृणामयी हो गया, घृणामयी के साथ साथ में प्रेत और छाया, प्रेत और छाया भी इनकी प्रसिद्ध रचना है। इसी के साथ साथ में निर्वासित इनकी एक प्रसिद्ध रचना है। सन्यासी, क्या? सन्यासी, सन्यासी भी क्या है? इनकी एक प्रसिद्ध रचना है। इसी के साथ साथ दोस्तों जहाज का पंछी, ये प्रश्न एग्जाम में पूछा गया भले कि जहाज का पंछी किसकी रचना है? क्या? जहाज का पंछी बहुत महत्वपूर्ण रचना है दोस्तों इनकी है। जहाज का पंछी, जिप्सी, मुक्तिपथ, मुक्तिपथ और
सुबह के भूले, सुबह के भूले, ये सभी रचनाएं, कथानक या उपन्यास दोस्तों किसके हैं? इलाचंद्र जोशी जी के हैं। इन्होंने दोस्तों अल्मोड़ा से ही सुधाकर नामक हस्तलिखित साहित्यिक मासिक पत्रिका भी निकाली थी। तो प्रश्न अगर आपसे पूछाता है कि सुधाकर नामक हस्तलिखित मासिक पत्रिका या साहित्यिक मासिक पत्रिका किसके द्वारा निकाली गई थी? तो इलाचंद्र जोशी जी के द्वारा ही निकाली गई थी। इन्हें हिंदी साहित्य के कीर्ति स्तंभ, सशक्त कथाकार, उपन्यासकार, संपादक और पत्रकार के रूप में जाना जाता है। और 7वीं 8वीं कक्षा में ही पढ़ते समय इन्होंने अल्मोड़ा से सुधाकर नामक हस्तलिखित परीक्षा को निकाला, मतलब हस्तलिखित जो मासिक पत्रिका थी उसे प्रकाशित किया था। इतने पॉइंट आपको इलाचंद्र जोशी से याद रखने, जो कि आपसे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों कि दूर का आकाश और बांसुरी बजती रही आदि किसके नाटक हैं या किसकी रचनाएं हैं? तो बांसुरी बजती रही दोस्तों एग्जाम में पूछा जा चुका है पहले, और दूर का आकाश भी पूछा जा सकता है। तो ये है दोस्तों किसकी? गोविंद चातक जी की ये रचनाएं हैं। अब गोविंद चातक जी के बारे में बात करें तो इनकी कुछ महत्वपूर्ण रचनाएं हैं दोस्तों, कौन कौन सी? जैसे कि दूर का आकाश, बांसुरी बजती रही, रही नहीं होगा ये, बांसुरी बजती रही होगा, ठीक है। इसी के साथ साथ में केकड़े, केकड़े रचना किसकी है दोस्तों? आपसे पूछा जा सकता है, तो गोविंद चातक जी की है। काला मुंह, काला मुंह रचना किसकी है दोस्तों? ये भी गोविंद चातक जी की रचना है। दूर का आकाश रचना भी इनकी है, और बांसुरी बजती रही भी दोस्तों इनकी ही रचना है। इसी के साथ साथ इनकी एक दो और रचनाएं हैं। लोक संस्कृति का संदर्भ, लोक संस्कृति का संबंध मध्य हिमालय, लोक संस्कृति का संबंध मध्य हिमालय रचना भी गोविंद चातक जी की है। इसी के साथ साथ में दोस्तों मध्य पहाड़ी भाषा का शास्त्रीय अध्ययन, क्या? मध्य पहाड़ी भाषा का शास्त्रीय अध्ययन रचना भी गोविंद चातक जी की है। इसी के साथ साथ दोस्तों रंगमंच कला और दृष्टि, आधुनिक हिंदी नाटक का मसीहा मोहन राकेश, और प्रसाद के नाटक स्वरूप और संरचना, ये सभी रचनाएं हमारी गोविंद चातक जी की हैं, जिनका जन्म सन 1933 में 1933 में टिहरी गढ़वाल जनपद के सारकैसणी नामक गांव में हुआ था। इनके द्वारा दोस्तों गढ़वाली में अंगारा, अंगारा और रैबार जैसी पत्रिकाएं भी शुरू की गई थी। ये दोनों पत्रिकाएं बहुत इंपॉर्टेंट है कि रैबार पत्रिका किसके द्वारा शुरू की गई? गोविंद चातक जी के द्वारा। अंगारा पत्रिका भी गढ़वाली में गोविंद चातक जी के द्वारा शुरू की गई थी। इनकी प्रमुख रचनाएं दोस्तों मैंने आपको बता दी, याद रखनी है। केकड़े, काला मुंह, लोक संस्कृति का संदर्भ मध्य हिमालय, मध्य पहाड़ी भाषा का शास्त्रीय अध्ययन, दूर का आकाश, बांसुरी बजती रही, प्रसाद के नाटक स्वरूप और संरचना, रंगमंच कला और दृष्टि, आधुनिक हिंदी नाटक का मसीहा मोहन राकेश आदि रचनाएं इनके द्वारा रचित हैं। और जून 2007 में दोस्तों इनका निधन भी हो गया था। इतने पॉइंट आपको गोविंद चातक जी से याद रखने हैं। अब दोस्तों आपसे मैं यहाँ पर प्रश्न पूछ रहा हूं कि उत्तराखंड का प्रेमचंद किसे कहा जाता है? क्या उत्तराखंड का प्रेमचंद किसे कहा जाता है? एक प्रश्न आपसे ये पूछा गया मैंने होमवर्क का, पहले मैं बता चुका हूं बहुत बार। दूसरा प्रश्न मैं आप लोगों से पूछ रहा हूं कि केशव दत्त रुवाली, केशव दत्त रुवाली, केशव दत्त रुवाली जी का संबंध किससे है? ठीक है, केशव दत्त रुवाली जी का संबंध किससे है? अगला आपसे मैं प्रश्न पूछता हूं दोस्तों कि पहाड़ के आगे, पहाड़ के आगे भीतर पहाड़, पहाड़ के आगे भीतर पहाड़ रचना किसकी है? इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है, जो कि इंपॉर्टेंट है आप लोगों के एग्जाम्स के लिए। अगले प्रश्न की बात करते हैं दोस्तों कि गढ़वाली सहगल किस व्यक्ति का उपनाम है? दीप सिंह नेगी, इंद्र सिंह नेगी या फिर जीत सिंह नेगी? तो गढ़वाली सहगल उपनाम है दोस्तों किसका? जीत सिंह नेगी जी का, ठीक है। और जीत सिंह नेगी जी का संबंध है दोस्तों किससे? लोक गायक या फिर लेखक के रूप में इन्हें जाना जाता है। इसी के साथ साथ दोस्तों जीत सिंह नेगी जी को गढ़वाली गीत संगीत रंग कर्म का आदि पुरुष नाम से भी जाना जाता है। क्या? गढ़वाली गीत संगीत रंग कर्म का आदि पुरुष नाम से किसे जाना जाता है? जीत सिंह नेगी जी को जाना जाता है, जिनका जन्म दोस्तों फरवरी 1925 में पौड़ी गढ़वाल के शीतलेश्वर पट्टी में हुआ था। इन्हें दोस्तों पर्वतीय संस्कृति एवं भाषा के घोर उपासक, गढ़वाली लोकगीतों के प्रख्यात रचनाकार और सुप्रसिद्ध लोक गायक के रूप में भी जाना जाता है। इन्होंने अपने कई गीतों, नृत्य नाटिकाओं और गीत नाटकों के माध्यम से अपने आप को काफी प्रसिद्धि पाई थी, ठीक है। पौड़ी गढ़वाल जनपद से इनका मुख्यतः संबंध है, लेकिन ये वर्मा भी गए थे बीच में, पाकिस्तान के लाहौर से इन्होंने अपनी शिक्षा ली थी, यानी कि इनका जीवन बड़ा उथल पुथल वाला रहा था, ठीक है। पौड़ी गढ़वाल में इनका मुख्यतः जन्म हुआ था और इनके मित्र इनको गढ़वाली सहगल नाम से जानते थे, इसीलिए इनका उपनाम क्या पड़ गया दोस्तों? गढ़वाली सहगल पड़ गया था। तो याद रखना आपको कि गढ़वाली सहगल किसका उपनाम है दोस्तों? ये है जीत सिंह नेगी जी का उपनाम है, जिन्हें गढ़वाली गीत संगीत रंगकर्म का आदि पुरुष नाम से भी जाना जाता है। इनका बचपन म्यांमार में बीता था। पाकिस्तान के लाहौर से इन्होंने दोस्तों
अपनी पढ़ाई करी थी। 1949 में जब यह दिल्ली गए, मतलब दिल्ली, इन्हें मुंबई में रिकॉर्डिंग के लिए बुलाया गया था, उसके बाद में इनकी जर्नी शुरू होती है। तो थोड़ा बहुत आप इनके बारे में पढ़ लीजिएगा। गढ़वाली साइकिल जीत सिंह नेगी जी का उपनाम है। अब देखिए दोस्तों, उपनाम से संबंधित प्रश्न एग्जाम में बहुत बार पूछे जाते हैं, तो आपको जो महत्वपूर्ण उपनाम है वो आपको याद रखने पड़ेंगे। जैसे कि ऐपन गढ़लौक कुमाऊं किसे कहा जाता है? मीनाक्षी खाती को ऐपन गढ़लौक कुमाऊं कहा जाता है। उत्तराखंड की तीजन बाई किसे कहा जाता है? उत्तराखंड की तीजन बाई दोस्तों कबूतरी देवी को कहा जाता है। और हाल ही में आबकारी का एग्जाम में, फॉरेस्ट गार्ड के एग्जाम में एक प्रश्न पूछा गया है कि कबूतरी देवी का संबंध किस क्षेत्र से है? तो कबूतरी देवी दोस्तों क्या है? लोक गायक है। ठीक है। टॉयलेट मैन नाम से किसे जाना जाता है? उत्तराखंड का टॉयलेट मैन राकेश या रमेश भटेजा को टॉयलेट मैन नाम से जाना जाता है। जौहार के जौहारी नाम से दोस्तों किसको जाना जाता है? जौहार के जौहारी नाम से शेर सिंह पांगती जी को जाना जाता है। और अगर आपको उत्तराखंड के इतिहास में जो हमारे राजा महाराजा उनके उपनाम देखने हैं दोस्तों, तो मैंने एक वीडियो बनाया हुआ है, उत्तराखंड के प्रसिद्ध उपनाम बाय उत्तराखंड जीके वेरी इजी ट्रिक्स, आप सर्च करिएगा, आपको वो वीडियो मिल जाएगा। ठीक है। इसी के साथ साथ में उत्तराखंड में एवरेस्ट ट्विंस नाम से किसे जाना जाता है? तो गुस्ती और तासी को एवरेस्ट ट्विंस नाम से जाना जाता है। उत्तराखंड में मेडिसिन मैन नाम से किसे जाना जाता है? तो मनीष पंत को मेडिसिन मैन के नाम से जाना जाता है। एप्पल मैन नाम से किसे जाना जाता है? इंद्र सिंह बिष्ट जी को एप्पल मैन नाम से जाना जाता है। बैडमिंटन क्वीन नाम से किसे जाना जाता है? मधुमिता बिष्ट जी को बैडमिंटन क्वीन के नाम से जाना जाता है। द किंग ऑफ हर्सिल नाम से दोस्तों फ्रेडरिक विल्सन को जाना जाता है। फ्रेडरिक विल्सन को द किंग ऑफ हर्सिल नाम से जाना जाता है। मौलिक पंडित नाम से नैन सिंह रावत जी को जाना जाता है। उत्तराखंड एक्सप्रेस नाम से दोस्तों सुरेंद्र सिंह भंडारी जी को जाना जाता है। गोरा ब्राह्मण या द मैन रिटर्न्स ऑफ कुमाऊं नाम से जिम कार्बेट जी को जाना जाता है। हिमालय पुत्र नाम से गोविंद बल्लभ पंत जी को जाना जाता है। हिमपुत्र या फिर धरती पुत्र नाम से हेमवती नंदन बहुगुणा जी को जाना जाता है। आजाद नाम से दोस्तों किसको जाना जाता है? श्रीधर किमोठी को आजाद नाम से जाना जाता है। यह प्रश्न एग्जाम में पूछा गया है। मौलिक पंडित नाम से नैन सिंह रावत जी को जाना जाता है। किंग ऑफ कुमाऊं के नाम से दोस्तों किसको? हेनरी रैमजे को जाना जाता है। विकास पुरुष नारायण दत्त तिवारी को कहा जाता है। देहरादून का सुल्तान महावीर त्यागी को कहा जाता है। उत्तराखंड का गांधी दोस्तों इंद्रमणि बडौनी को कहा जाता है। कुमाऊं का गांधी देवकीनंदन पंत जी को कहा जाता है। गढ़वाल का गांधी जयानंद भारती जी को कहा जाता है। कुमाऊं केसरी बद्रीदत्त पांडे जी को कहा जाता है। इनसाइक्लोपीडिया ऑफ उत्तराखंड शिव प्रसाद डबराल जी को कहा जाता है। गुमानी लोकतंत्र पंत जी को कहा जाता है। काली कुमाऊं का शेर, तो काली कुमाऊं का शेर या काली कुमाऊं का मुसलोनी हर्षदेव ओली जी को कहा जाता है। काली कुमाऊं का चाणक्य नाम से दोस्तों, या हम कह सकते हैं काली कुमाऊं का चाणक्य या कुमाऊं का चाणक्य, या फिर अर्ल वॉरविक ऑफ उत्तराखंड नाम से हम दोस्तों हर्षदेव जोशी को जानते हैं। अल्मोड़ा की बेटी नाम से आइरीन पंत जी को जाना जाता है। अल्मोड़ा की बेटी और पाकिस्तान की बहू आइरीन पंत। रानी कर्णावती को नागकटी रानी के नाम से जाना जाता है। पिंगला या प्योला जिया रानी को कहा जाता है। उत्तराखंड की लक्ष्मीबाई के नाम से दोस्तों जिया रानी जी को जाना जाता है। उत्तराखंड की लक्ष्मीबाई या कुमाऊं की लक्ष्मी बाई नाम से जिया रानी को जाना जाता है। गढ़वाल की झांसी की रानी नाम से तिलु रौतेली जी को जाना जाता है। तो ये कुछ प्रसिद्ध उपनाम है जो आपको याद रखने हैं और एग्जाम में भी पूछे जा सकते हैं। बाकी आप वो वीडियो देख लीजिएगा, उसमें मैंने आपको सब कुछ बता रखा है। ठीक है। अगला प्रश्न है कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी विकास एजेंसी द्वारा स्मार्ट विलेज कहाँ बनाया जा रहा है या कहाँ बनाया गया है? तो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी विकास एजेंसी द्वारा दोस्तों स्मार्ट विलेज बनाया गया है घेसव गांव को। अब ये घेसव गांव कहाँ पड़ता है? चमोली जनपद में पड़ता है दोस्तों। क्या है? घेसव गांव। ठीक है। तो घेसव गांव चमोली में इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी विकास एजेंसी द्वारा स्मार्ट विलेज इसको बनाया जा रहा है। अगले प्रश्न की बात करते हैं कि राज्य के प्रथम देवभूमि लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार प्राप्तकर्ता कौन है? तो उत्तराखंड से प्रथम देवभूमि लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार प्राप्त करता दोस्तों कौन है? हमारे पद्म बहादुर मल्ल जी हैं। कौन? पद्म बहादुर मल्ल जी है। ठीक है। इसी के साथ साथ इस प्रकार के दोस्तों उत्तराखंड में प्रथम कौन है, किस क्षेत्र में प्रथम कौन है, इस प्रकार के प्रश्न एग्जाम में बहुत बार पूछे जाते रहे हैं, तो आपको याद रखना है। अब उत्तराखंड में प्रथम देवभूमि लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार प्राप्त करता कौन है? पद्म बहादुर मल्ल जी हैं। तो यहीं से एक दो पॉइंट आपको याद रखने दोस्तों कि उत्तराखंड में प्रथम द्रोणाचार्य पुरस्कार प्राप्त करता कौन थे? तो प्रथम द्रोणाचार्य पुरस्कार प्राप्त करता थे कौन? हरि सिंह थापा जी प्रथम द्रोणाचार्य पुरस्कार प्राप्त करता थे। अगला प्रश्न है उत्तराखंड में प्रथम लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार प्राप्त करता कौन थे? तो वह थे हमारे कौन? पद्म बहादुर मल्ल जी ही थे। अगला प्रश्न है उत्तराखंड खेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे? जसपाल राणा जी दोस्तों उत्तराखंड खेल रत्न पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम व्यक्ति थे, जिन्हें 2013 में प्रथम खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया
था। कौन? जसपाल राणा जी। यहीं से प्रश्न बनता है दोस्तों कि राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार प्राप्त करने वाले उत्तराखंड के प्रथम व्यक्ति कौन थे? वो थे अभिनव बिंद्रा जी थे। कौन? अभिनव बिंद्रा जी थे। यहीं से प्रश्न बनता है दोस्तों कि अर्जुन पुरस्कार प्राप्त करने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था राज्य का? तो पद्म बहादुर मल्ल जी ही थे अर्जुन पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम व्यक्ति। अब ये पद्म बहादुर मल्ल जी हैं, इनका संबंध किस खेल से है दोस्तों? मुक्केबाजी से इनका संबंध माना जाता है। किससे? मुक्केबाजी से। अगला प्रश्न हमारा यहीं से बनता है कि निशानेबाजी में अर्जुन पुरस्कार प्राप्त करने वाले राज्य के प्रथम व्यक्ति कौन थे? तो निशानेबाजी में पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम व्यक्ति थे कौन? जसपाल राणा जी। इन्हीं को उत्तराखंड खेल रत्न पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था और उत्तराखंड खेल रत्न पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम व्यक्ति के नाम से भी इन्हें ही जाना जाता है। तो उत्तराखंड में प्रथम व्यक्ति वाला जो टॉपिक है ना दोस्तों, ये आप अच्छी तरीके से कर लीजिएगा। मैंने भी इसके ऊपर वीडियो बनाया हुआ है, आप लोग वहां से भी कर सकते हैं। जैसे कि उत्तराखंड से एवरेस्ट पर चढ़ने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था? तो हरीश चंद्र सिंह रावत। हरीश चंद्र सिंह रावत जी, जिन्होंने 1965 में एवरेस्ट की चोटी फतेह की, या एवरेस्ट पर चढ़ने वाले उत्तराखंड राज्य के प्रथम व्यक्ति थे। सीवी रमन पुरस्कार प्राप्त करने वाले उत्तराखंड के प्रथम व्यक्ति कौन थे? दीवान सिंह भाकुनी जी थे सीवी रत्न पुरस्कार प्राप्त करने वाले। ठीक है, इसी के साथ साथ दोस्तों रमन मैग्सेसे पुरस्कार प्राप्त करने वाले उत्तराखंड राज्य के प्रथम व्यक्ति कौन थे? चंडी प्रसाद भट्ट जी थे। 1982 में इन्हें रमन मैग्सेसे पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। विक्टोरिया क्रॉस प्राप्त करने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे? दरबान सिंह नेगी जी थे। ठीक है, और मरणोपरांत विक्टोरिया क्रॉस सम्मान प्राप्त करने वाले उत्तराखंड के प्रथम व्यक्ति कौन थे? गबर सिंह नेगी जी थे। परमवीर चक्र प्राप्त करने वाले उत्तराखंड के प्रथम व्यक्ति कौन थे? सोमनाथ शर्मा जी थे। राष्ट्रीय वीरता पुरस्कार प्राप्त करने वाले उत्तराखंड के प्रथम व्यक्ति कौन थे? वो थे हरीश राणा जी थे। तो ये कुछ इंपोर्टेंट फैक्ट्स हैं दोस्तों जो आप लोगों को याद होने चाहिए। और यहां से आप लोगों के लिए एक प्रश्न है कि उत्तराखंड से प्रथम व्यक्ति जिन्हें भारत रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया था कौन थे? और उत्तराखंड से प्रथम व्यक्ति जिन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया था कौन थे? ठीक है, और ये प्रथम व्यक्ति आप लोगों को जरूर याद रख लेने हैं, एग्जाम में आपसे पूछे जा सकते हैं। अगले प्रश्न की बात करते हैं कि राज्य में प्रथम अशोक चक्र प्राप्तकर्ता कौन है? तो मैंने आपको भी थोड़ी देर पहले ही बता दिया था कि राज्य में प्रथम अशोक चक्र प्राप्तकर्ता है हमारे कौन दोस्तों? भवानी दत्त जोशी जी। कौन? भवानी दत्त जोशी जी प्रथम अशोक चक्र प्राप्तकर्ता है। ठीक है, और प्रथम परमवीर चक्र प्राप्त करने वाले कौन है? सोमनाथ शर्मा जी हैं। अशोक चक्र, भवानी दत्त जोशी जी, और प्रथम परमवीर चक्र दोस्तों सोमनाथ शर्मा जी। राष्ट्रीय वीरता पुरस्कार वाले हरीश राणा जी। विक्टोरिया क्रॉस वाले प्रथम दरबान सिंह नेगी जी। महावीर चक्र प्राप्त करने वाले प्रथम व्यक्ति दीवान सिंह दानू जी। शौर्य चक्र प्राप्त करने वाले प्रथम व्यक्ति जयकृत सिंह रावत जी। कीर्ति चक्र प्राप्त करने वाले उत्तराखंड के प्रथम व्यक्ति अजय वर्धन जी। ये देखिए, आपको इस प्रकार से ना चीज़ों को रिलेट करते हुए पढ़ना पड़ेगा, तभी आपको लिए दोस्तों ये वीडियो जो हमारी इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप इनको रिवीजन बार बार करते रहें, जो कि आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। ठीक है, आगे बात करते हैं। अब देखिए, छोटा सा टॉपिक है तो मैं आपको ज़्यादा डीप इसमें नहीं जा सकता हूँ दोस्तों, तो जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उसके रिगार्डिंग वाले वो मैं आपको समझाते हुए चलता हूँ। अगले प्रश्न की बात करते हैं कि स्वर्ण जयंती संग्रहालय किस जिले में स्थित है? तो स्वर्ण जयंती संग्रहालय दोस्तों उत्तराखंड के देहरादून जनपद में स्थित है। क्या? स्वर्ण जयंती संग्रहालय। तो याद रखना है दोस्तों कि स्वर्ण जयंती संग्रहालय उत्तराखंड में कहां पर स्थित है? तो देहरादून जनपद में स्थित है। अगले प्रश्न की बात करते हैं कि लेह लद्दाख खारदुंगला दर्रा बाइक से पार करने वाली राज्य की प्रथम महिला कौन है? तो लेह लद्दाख से मैं खारदुंगला दर्रा जो है उसे बाइक से पार करने वाली उत्तराखंड राज्य की प्रथम महिला है सुचेता सती जी। कौन है? सुचेता सती जी हैं। तो ये भी आपको याद रखना है। क्या? खारदुंगला दर्रा बाइक से पार करने वाले राज्य की प्रथम महिला कौन है? सुचेता सती जी हैं। अब यहीं से हमारा प्रश्न बनता है दोस्तों कि प्रथम महिलाओं के बारे में, जो कि आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं कि उत्तराखंड राज्य में प्रथम महिला द्रोणाचार्य पुरस्कार प्राप्तकर्ता कौन थी? हंसा मंदराल जी थी प्रथम महिला द्रोणाचार्य पुरस्कार प्राप्तकर्ता। उत्तराखंड व भारत की, या राज्य व भारत की प्रथम महिला पुलिस महानिदेशक कौन थी? कंचन चौधरी भट्टाचार्य जी थी। स्वतंत्रता संग्राम आंदोलन के दौरान जेल जाने वाली प्रथम महिला कौन थी? वो थी बिस्नी देवी शाह जी थी। चिपको आंदोलन की सूत्रपातकर्ता महिला कौन थी? वो थी गौरा देवी जी। इसी के साथ साथ राज्य की प्रथम लोको पायलट या महिला लोको पायलट कौन है? अंजलि शाह। पौड़ी गढ़वाल से इनका संबंध है। इसी के साथ दोस्तों राज्य की प्रथम महिला बैडमिंटन खिलाड़ी जिन्होंने अर्जुन पुरस्कार प्राप्त किया कौन है? मधुमिता बिष्ट जी हैं। राज्य की प्रथम महिला जिन्होंने पद्म भूषण पुरस्कार प्राप्त किया कौन है? कमलेंदुमती शाह है। ठीक है, राज्य की प्रथम महिला जिन्हें पद्मश्री मिला कौन है? गौरापन शिवानी जी हैं। राज्य की प्रथम महिला जिन्हें अर्जुन पुरस्कार प्राप्त हुआ हर्षवंती बिष्ट जी हैं। राज्य की पहली महिला जिन्हें द्रोणाचार्य पुरस्कार मिला कौन है? हंसा मंदराल जी है। राज्य की पहली महिला जिन्हें देवभूमि द्रोणाचार्य पुरस्कार प्राप्त हुआ रेणु कोहली जी हैं। राज्य की पहली महिला जिन्होंने देवभूमि लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिला हंसा मंदराल जी हैं। राज्य की प्रथम महिला जिन्हें देवभूमि खेल रत्न पुरस्कार प्राप्त हुआ एकता बिष्ट जी हैं।
ये सभी पॉइंट दोस्तों आप लोगों को छोटे मोटे पॉइंट है, याद रखना है। राज्य की पहली महिला जो एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली महिला कौन है? बछेंद्री पाल जी है। बहुत बारी प्रश्न मैं आपको पहले बता चुका हूं। राज्य की पहली महिला लेखिका होने का गौरव विद्यावती डोभाल जी को जाता है। राज्य की पहली महिला IAS कौन थी? ज्योतिराव पांडे जी थी। तो इस प्रकार के पॉइंट आपको दोस्तों डायरेक्टली याद रखने एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। राज्य की पहली महिला लोक गायिका के रूप में कबूतरी देवी जी को जाना जाता है। और विश्व के 7 महाद्वीपों को या 7 महाद्वीपों की सर्वोच्च चोटियों को सफल आरोहण करने वाली प्रथम महिला तासी और नुंगसी को इसका श्रेय जाता है। ये पॉइंट आपको डायरेक्टली दोस्तों याद रखने हैं, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो थोड़ा बहुत दिमाग में खिचड़ी बन रही होगी, बनानी पड़ेगी, पढ़ना पड़ेगा, तभी हो पाएगा। ठीक है, आगे बात करते हैं। निम्न में से किसे पद्म विभूषण पुरस्कार नहीं मिला है? तो किसे दोस्तों इसमें से पद्म विभूषण पुरस्कार नहीं मिला है? ऑप्शन देखिए, चंडी प्रसाद भट्ट जी, सुंदरलाल बहुगुणा जी, भैरवदत्त पांडे जी या फिर बचेंद्री पाल जी। तो इसमें से दोस्तों पद्म विभूषण पुरस्कार नहीं मिला है किसको? चंडी प्रसाद भट्ट जी को पद्म विभूषण पुरस्कार नहीं मिला है। और चंडी प्रसाद भट्ट जी के बारे में थोड़ी देर पहले मैंने आपको एक फैक्ट बताया था दोस्तों, क्या? रमन मैग्सेसे पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे? चंडी प्रसाद भट्ट जी थे, जिन्हें 1982 में रमन मैग्सेसे पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। सुंदरलाल बहुगुणा जी को पद्म विभूषण मिल चुका है, भैरवदत्त पांडे जी को भी मिला है और बछेंद्री पाल जी को भी मिला हुआ है। अब बात आती है कि सुंदरलाल बहुगुणा जी को पद्म विभूषण अवार्ड कब मिला? तो कहीं कहीं दोस्तों इसका आंसर है 2009 और कहीं कहीं इसका आंसर है 2001। याद रखना आपको। ठीक है, सुंदरलाल बहुगुणा चिपको आंदोलन का प्रणेता के रूप में भी इन्हें जाना जाता है। अगला, भैरवदत्त पांडे जी को भी दोस्तों पद्म विभूषण पुरस्कार मिल चुका है। और कब मिला है? सन 2000 में इन्हें पद्म विभूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। बछेंद्री पाल जी को सन 2019 में पर्वतारोहण के क्षेत्र में पद्म विभूषण अवार्ड से सम्मानित किया गया था, जबकि चंडी प्रसाद भट्ट जी को पद्म विभूषण पुरस्कार नहीं मिला हुआ है। ठीक है, तो चंडी प्रसाद भट्ट जी को पद्म भूषण अवार्ड मिला था दोस्तों। तो चंडी प्रसाद भट्ट जी को पद्म भूषण अवार्ड कब मिला था, ये भी प्रश्न है। 2005 में इन्हें पद्म भूषण अवार्ड मिला था। और अभी 1982 में दोस्तों इन्हें रमन मैग्सेसे पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था। प्रथम व्यक्ति थे जिन्हें रमन मैग्सेसे पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। ये सारे पॉइंट दोस्तों आप लोगों को याद होने चाहिए एग्जाम्स में। यहां से किसी भी प्रकार का प्रश्न आपसे घुमा फिरा के पूछा जा सकता है। आगे बात करते हैं अगले प्रश्न की। टोकरिया मेला किस जनपद में लगता है? अल्मोड़ा, पिथौरागढ़, चमोली या फिर उत्तर काशी। तो टोकरिया मेला दोस्तों उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जनपद में लगता है। कौन सा? टोकरिया मेला। टोकरिया मेले के साथ साथ दोस्तों आपको याद रखना है लखिया भूत, जो कि हमारा हिल यात्रा उत्सव का प्रमुख पात्र है। तो हिल यात्रा उत्सव का आयोजन भी कहाँ? पिथौरागढ़ जनपद में ही किया जाता है। हाट कालिका मेले का आयोजन भी दोस्तों कहाँ किया जाता है? पिथौरागढ़ जनपद में ही हमारा हाट कालिका मेला भी लगता है। ठीक है, पिथौरागढ़ जनपद में ही दोस्तों हमारा सौर मेला भी लगता है। ठीक है, अस्कोट मेला भी हमारा पिथौरागढ़ जनपद में ही लगता है। ठीक है, तो पिथौरागढ़ जनपद के थल मेला दोस्तों, जो पिथौरागढ़ जनपद के थल नामक स्थान पे थल में ही हमारा क्या थल मेले का आयोजन भी किया जाता है। ठीक है, और कैलाश मानसरोवर यात्रा का आयोजन दोस्तों पिथौरागढ़ जनपद में ही किया जाता है। कैलाश मानसरोवर यात्रा का आयोजन। ठीक है, इसी के साथ साथ दोस्तों पिथौरागढ़ जनपद में ही हमारे कुछ पर्यटक स्थल हैं, जैसे कि मुंशियारी, गंगोली हाट, डीडी हाट और छिपलाकोट बुग्याल, पाताल भुवनेश्वर गुफा, अशोचूला मंदिर, छिपला केदार, थल केदार, रामेश्वर तीर्थ, कामाख्या देवी मंदिर, चंडिका मंदिर, ये हमारे सभी कहाँ? पिथौरागढ़ जनपद में स्थित हैं। पिथौरागढ़ जनपद का ही टोकरिया मेला हो गया। और पिथौरागढ़ ज्वालजी भी मेला, हाँ ज्वालजी मेले का आयोजन भी कहाँ किया जाता है? पिथौरागढ़ जनपद में किया जाता है। ठीक है, बाकी पिथौरागढ़ जनपद के पांखों में ही दोस्तों कोटगाड़ी भगवती मेला या कोटगाड़ी देवी मेला पिथौरागढ़ के पांखु नामक स्थान पे आयोजन किया जाता है। ठीक है, होकरा माई मेला या होकरा देवी मेले का आयोजन भी पिथौरागढ़ जनपद में किया जाता है। बाकी बेरीनाग मेले का आयोजन बेरीनाग पिथौरागढ़ जनपद में किया जाता है। रामेश्वर मेले का आयोजन भी पिथौरागढ़ में किया जाता है। छिपला केदार मेले का आयोजन भी दोस्तों पिथौरागढ़ जनपद में ही किया जाता है। तो ये कुछ प्रसिद्ध मेले हैं जो आपको डायरेक्टली पिथौरागढ़ जनपद से संबंधित याद रखने हैं। अगला प्रश्न की बात करते हैं कि राज्य का दूसरा साइबर थाना कहाँ खोला गया था? आप देखिए दोस्तों, यहाँ से हमारे कुछ क्वेश्चंस करंट अफेयर्स के हैं जो कि इंपोर्टेंट है, एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो अगर आप लोग कहेंगे कि ये करंट अफेयर्स को थोड़ा सा ज़्यादा बता दिया जाएगा, वैसे तो मैंने दोस्तों करंट अफेयर्स की वीडियो बनाई हुई है, आप करंट अफेयर्स की प्लेलिस्ट पे जाइएगा। जून 2019 से लेकर के 21 तक के आपको सारे करंट अफेयर्स वहाँ पे मिल जाएंगे मंथली फॉर्मेट में। ठीक है, लेकिन अगर आप लोग ये कहते हैं कि आपको इससे पहले के भी कुछ इंपोर्टेंट करंट अफेयर्स पढ़ने हैं, तो मैं उसकी भी वीडियो बना दूंगा, आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। फिलहाल हम यहाँ पे प्रश्न की बात करते हैं कि राज्य का दूसरा साइबर थाना कहाँ पे खोला गया है? देहरादून, रुद्रपुर, काशीपुर या फिर जसपुर। तो राज्य का दूसरा साइबर थाना दोस्तों हमारा कहाँ पे खोला गया है? रुद्रपुर में खोला गया है दूसरा साइबर थाना। और कब खोला गया? 8 अक्टूबर 2020 को राज्य का दूसरा साइबर थाना दोस्तों रुद्रपुर उधमसिंह नगर जनपद में खोला गया है। अब यहीं से प्रश्न आता है कि राज्य का पहला साइबर थाना कहाँ स्थित था? तो पहला साइबर थाना दोस्तों हमारा देहरादून में स्थित था। और राज्य के पहले साइबर थाने की स्थापना कब की गई थी? 2015 में राज्य के प्रथम साइबर थाने की स्थापना देहरादून में की गई। और राज्य का दूसरा साइबर थाना या फिर कुमाऊं का पहला साइबर थाना
उत्तराखंड के उधमसिंह नगर जनपद के रुद्रपुर में खोला गया है। याद रखना है ये आपको ये पॉइंट, ठीक है। अगला प्रश्न है कि देश का प्रथम स्नो लेपर्ड कंजर्वेशन सेंटर कहाँ बनाया जाएगा, ठीक है। तो देश का प्रथम स्नो लेपर्ड कंजर्वेशन सेंटर दोस्तों बनाया जाएगा राजाजी नेशनल पार्क, गोविंद नेशनल पार्क, गंगोत्री नेशनल पार्क या फिर कार्बेट नेशनल पार्क। तो ये बनाया जाएगा दोस्तों कहाँ पे, गंगोत्री नेशनल पार्क उत्तर काशी जनपद में हमारा देश के प्रथम स्नो लेपर्ड कंजर्वेशन सेंटर की स्थापना की जाएगी, ठीक है। कहाँ पर, वो है गंगोत्री नेशनल पार्क। दोस्तों महत्वपूर्ण प्रश्न है, एग्जाम में पूछा जा सकता है, ठीक है। अब बात आती है कि देश के प्रथम स्नो लेपर्ड कंजर्वेशन सेंटर की स्थापना गंगोत्री नेशनल पार्क में की जाएगी। इसकी घोषणा कब हुई थी, तो ये घोषणा भी आप याद रख लीजिएगा, पूछा जा सकता है। 1 अगस्त सन 2020 को दोस्तों उत्तराखंड गवर्नमेंट ने संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यानी कि यूएनडीपी के प्रोजेक्ट सिक्योर हिमालय के तहत, कौन सा प्रोजेक्ट है, सिक्योर हिमालय के तहत उत्तरकाशी स्थित गंगोत्री नेशनल पार्क में देश के प्रथम स्नो लेपर्ड या हिम तेंदुआ कंजर्वेशन सेंटर की स्थापना की अनुमति दी है। और यह सेंटर गंगोत्री नेशनल पार्क के प्रवेश द्वार भैरव घाटी व लंका पुल के बीच में बनाया जाएगा। तो देश के प्रथम स्नो लेपर्ड कंजर्वेशन सेंटर की स्थापना कहां पर की गई है, उत्तरकाशी जनपद में की गई है। उत्तरकाशी जनपद में कहां पे की गई है, गंगोत्री नेशनल पार्क के अंतर्गत की गई है। किस योजना के तहत या किस प्रोजेक्ट के तहत की गई है, तो यूएनडीपी यानी कि संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम के सिक्योर हिमालय योजना के तहत या प्रोजेक्ट के तहत उत्तराखंड के उत्तरकाशी जनपद में प्रथम स्नो लेपर्ड कंजर्वेशन सेंटर की स्थापना, हिम तेंदुआ कंजर्वेशन सेंटर की स्थापना की गई है। बहुत महत्वपूर्ण दोस्तों ये प्रश्न है। और गंगोत्री नेशनल पार्क कहां स्थित है, उत्तरकाशी जनपद में स्थित है। अब आपसे मैं 2 प्रश्न पूछ रहा हूं कि उत्तराखंड में सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला नेशनल पार्क कौन सा है, सबसे कम क्षेत्रफल वाला नेशनल पार्क कौन सा है, और सर्वाधिक पर्यटक वाला नेशनल पार्क कौन सा है। कमेंट बॉक्स में आपको इसके आंसर बताने हैं। और ये प्रश्न मैं दोस्तों आपसे इसीलिए पूछ रहा हूं कि आपको कितना याद है, आपको कितना आप अपने दिमाग को मेमोराइज कर पा रहे हैं, कि आपने पढ़ा है या नहीं पढ़ा, क्योंकि ये प्रश्न मैं आपको पहले बहुत बार पढ़ा चुका हूं, आप लोगों ने भी बहुत बार पढ़े होंगे। अगला प्रश्न है कि देहरादून सिनेमाज नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई थी, तो ये तो बहुत सारा सरल प्रश्न है, गोपाल सिंह थापा जी के द्वारा देहरादून सिनेमाज पुस्तक लिखी गई थी, जिसे 31 जुलाई 2020 को या जुलाई 2020 में ही हमारे उस टाइम के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत जी के द्वारा विमोचन इस पुस्तक का किया गया था, ठीक है। और देहरादून के सिनेमाघरों का पहले की और वर्तमान स्थिति का शोधपरक विवरण देहरादून सिनेमाज नामक पुस्तक में गोपाल सिंह थापा जी के द्वारा किया गया है। अगला प्रश्न बात करते हैं कि गर्तांगली दर्रा किस जनपद में स्थित है। तो गर्तांगली दर्रा दोस्तों आप सभी लोगों को पता है कहाँ स्थित है, यह उत्तरकाशी जनपद में स्थित है। कौन सी घाटी में स्थित है, तो नेलांग घाटी में यह स्थित है, नेलांग जादूंग घाटी में स्थित है क्या, गर्तांगली दर्रा, ठीक है। या गर्तांगली पुल अभी काफी चर्चाओं में दोस्तों, गर्तांगली ब्रिज काफी चर्चाओं में, अभी इसे ओपन कर दिया गया है। भारत तिब्बत की यह सीमा पर स्थित है। प्राचीन समय में भोटिया लोग यहाँ से व्यापार करते थे, इसीलिए काफी इंपोर्टेंट हमारा ये पुल है। गर्तांगली ब्रिज, गर्तांगली पुल या गर्तांगली दर्रा कहाँ पे स्थित है, उत्तरकाशी जनपद में स्थित है। और उत्तरकाशी जनपद की नेलांग घाटी में यह स्थित है। आपको डायरेक्टली दोस्तों एग्जाम में यहाँ से प्रश्न बन सकता है। मैंने आपको करंट अफेयर्स में भी, अगस्त माह के करंट अफेयर में ये वाला टॉपिक बहुत अच्छी तरीके से कराया हुआ है। अगले प्रश्न की बात करते हैं कि मेजर सुमन गवानी का संबंध किस जनपद से है, पौड़ी गढ़वाल, टिहरी गढ़वाल, अल्मोड़ा या फिर नैनीताल। तो मेजर सुमन गवानी का संबंध दोस्तों हमारा टिहरी गढ़वाल से। अब ये मेजर सुमन गवानी है क्यों, हमने इनको क्यों पढ़ना है दोस्तों, क्योंकि मेजर सुमन गवानी जी को मई 2020 में यूएन सैन्य जेंडर एडवोकेट ऑफ द ईयर अवार्ड के लिए चुना गया है। तो मई 2020 में इन्हें यूएन सैन्य जेंडर एडवोकेट ऑफ द ईयर या एडवोकेट ऑफ ईयर अवार्ड 2019 के लिए इन्हें चुना गया है। और यह पहली बार किसी भारतीय सैनिक को यह पुरस्कार मिलेगा, इसीलिए मेजर सुमन गवानी हमने पढ़नी है। मेजर सुमन गवानी का संबंध उत्तराखंड के टिहरी गढ़वाल जनपद से है। और इन्हें दोस्तों मई 2020 में यूएन सैन्य जेंडर एडवोकेट ऑफ द ईयर अवार्ड 2019 के लिए चुना गया। तो प्रश्न आपसे डायरेक्टली इस प्रकार से बन जाएगा कि निम्न में से किसे यूएन सैन्य जेंडर एडवोकेट ऑफ द ईयर अवार्ड 2019 के लिए चुना गया था, तो वो हो जाएंगे मेजर सुमन गवानी जी। इनका संबंध कहां से है, उत्तराखंड के ही टिहरी गढ़वाल जनपद से है, ठीक है। और पहली बार किसी भारतीय सैनिक को यूएन सैन्य जेंडर एडवोकेट ऑफ ईयर अवार्ड 2000 ईयर अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा, ठीक है, याद रखना आपको।
अगले प्रश्न की बात करते हैं कि लुआली झील किस जनपद में स्थित है। तो आप सभी लोगों को पता है पौड़ी गढ़वाल जनपद में यह झील स्थित है और इसका निर्माण हो रहा है दोस्तों त्रिवेंद्र सिंह रावत जी के द्वारा। इस झील को यानी कि एक कृत्रिम झील है दोस्तों, इसका निर्माण वहाँ पे अभी किया जा रहा है और जून 2020 में त्रिवेंद्र सिंह रावत जी ने इस झील का शिलान्यास किया था। और काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है हमारा, लुआली झील कहाँ पे, पौड़ी गढ़वाल जनपद में। अगला प्रश्न है कि राज्य का पहला सिटी फॉरेस्ट कहाँ स्थापित किया गया है। तो राज्य का पहला सिटी फॉरेस्ट स्थापित किया गया दोस्तों कहाँ पे, देहरादून जनपद में। कहाँ पे स्थापित किया गया है, देहरादून में स्थापित किया गया है। अच्छा प्रश्न है दोस्तों, महत्वपूर्ण प्रश्न है। अब इसकी स्थापना दोस्तों देहरादून के आनंद वन क्षेत्र में की गई है और इसका जो उद्घाटन है वो हमारे उस टाइम के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत जी के द्वारा किया गया। और सितंबर 2020 में दोस्तों प्रदेश के पहले सिटी फॉरेस्ट की स्थापना देहरादून के आनंद वन सेंटर में या आनंद वन फॉरेस्ट में की गई थी। और ये आनंद वन सेंटर कहीं है या वे झाझरा वन रेंज देहरादून में आनंद वन के अंतर्गत हमारा इस पहले सिटी फॉरेस्ट की स्थापना की जाएगी। ठीक है, और इस फॉरेस्ट को नेचर एजुकेशन सेंटर के रूप में दोस्तों विकसित किया जा रहा है और प्रदेश का पहला सिटी फॉरेस्ट बनेगा हमारा कहाँ पे, देहरादून में। और देहरादून के कौन से रेंज में, झाझरा वन रेंज में या फिर आनंद वन रेंज में। ये आप दोनों ही इंपोर्टेंट है, एग्जाम में याद रख सकते हैं। ठीक है, और कब इसकी घोषणा हुई थी या कब इसका लोकार्पण किया गया था। तो उत्तराखंड के मुख्यमंत्री उस टाइम के जो मुख्यमंत्री थे त्रिवेंद्र सिंह रावत जी के द्वारा सितंबर 2020 में प्रदेश के पहले सिटी फॉरेस्ट की स्थापना हरिद्वार में की गई थी, याद रखना आपको। ठीक है, सॉरी देहरादून में की गई थी, हरिद्वार नहीं, देहरादून, देहरादून। ठीक है, पहला सिटी फॉरेस्ट कहाँ स्थापित किया जाएगा, देहरादून में स्थापित किया जाएगा। अगला प्रश्न बात करते हैं, ये करंट अफेयर के क्वेश्चन है दोस्तों सारे। अगला प्रश्न है कि देश का प्रथम थैलेस गार्डन कहाँ खोला जाएगा, झाझरा, जोशीमठ, मुंशियारी या फिर ऋषिकेश। तो देश का प्रथम थैलेस गार्डन दोस्तों हमारे कहाँ पे, मुंशियारी में खोला जाएगा। कहाँ पे दोस्तों, मुंशियारी में। अच्छा प्रश्न है, देश के प्रथम थैलेस गार्डन की स्थापना कहाँ पे की जाएगी, मुंशियारी में की जाएगी। और मुंशियारी कहाँ पड़ता है, और जनपद पूछेगा तो जनपद हो जाएगा पिथौरागढ़ जनपद के मुंशियारी में देश के प्रथम थैलेस गार्डन की स्थापना की जाएगी। और इसकी घोषणा कब हुई थी, 9 सितंबर 2020 को इसकी घोषणा हुई थी कि देश का पहला थैलेस गार्डन पिथौरागढ़ के मुंशियारी तहसील में स्थापित किया जाएगा। बहुत महत्वपूर्ण दोस्तों ये प्रश्न है। और अगला हमारा प्रश्न है कि जेपी इंटरनेशनल अवार्ड 2020 से किसे सम्मानित किया गया है। तो जेपी इंटरनेशनल अवार्ड जो कि दोस्तों पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में दिया जाता है और पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान देने के लिए यह अवार्ड दिया जाता है, जिसे इस बार 2020 में डॉक्टर अनिल जोशी जी को दिया गया है। अनिल जोशी जी हैस्को के संस्थापक जो हैं, उन्हीं को जेपी इंटरनेशनल अवार्ड जो पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में दिया जाता है दिया गया है। ठीक है, और कब दिया गया, 12 अक्टूबर 2020 को यह अवार्ड इनको दिया गया है। जयप्रकाश नारायण अध्ययन विकास केंद्र की ओर से इन्हें यह अवार्ड प्रदान किया गया है। तो प्रश्न बन सकता है जेपी इंटरनेशनल अवार्ड जो कि किस क्षेत्र में दिया जाता है, पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में दिया जाता है, किसको दिया गया है, अनिल जोशी जी को दिया गया है। और आज का हमारा दोस्तों लास्ट प्रश्न है कि मुख्यमंत्री सौर स्वरोजगार योजना का शुभारंभ कब किया गया था। तो मुख्यमंत्री सौर स्वरोजगार योजना का शुभारंभ किया गया दोस्तों 8 अक्टूबर सन 2020 को। कब, 8 अक्टूबर सन 2020 को मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत जी के द्वारा सौर स्वरोजगार योजना का शुभारंभ किया गया था। ठीक है, इसके तहत 25 किलोवाट तक का सोलर प्लांट आप अपने क्षेत्र में स्थापित करके लाभ कमा सकते हैं। स्वरोजगार से जोड़ने के लिए मुख्यमंत्री सौर स्वरोजगार योजना को हमारा शुभारंभ किया गया था मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत जी के द्वारा। कब, 8 अक्टूबर 2020 को। ये पॉइंट दोस्तों हमारा बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, और यहीं से एक और प्रश्न आता है कि उत्तराखंड मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना की घोषणा कब की गई थी। तो 28 मई सन 2020 को मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत जी के द्वारा इसकी घोषणा की गई थी स्वरोजगार योजना की अंतर्गत। ठीक है, होप पोर्टल भी दोस्तों स्वरोजगार से ही संबंधित है। हेल्पिंग आउट पीपुल एवरीवेयर जो पोर्टल है उसका भी स्वरोजगार से संबंधित है, लोगों को रोजगार देने के संबंध में ही उसका हमारा संबंध है। तो आज की वीडियो में दोस्तों हमारे 20 महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में बात करी, लेकिन इस 20 से ना मैं आज इतना कह सकता हूँ कि 200 प्रश्न दोस्तों आप सभी लोगों ने बना लिए होंगे अगर आप अच्छी तरीके से पढ़ाई कर रहे हैं तो आज की वीडियो में बताइए दोस्तों। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो, सी यू नेक्स्ट टाइम। वीडियो पसंद आती है वीडियो को लाइक जरूर करें, कमेंट जरूर करें, अपने दोस्तों के साथ में वीडियो को जरूर शेयर करें। धन्यवाद।